So good evening again. So there are few things which I haven't discussed. I think मैंने छोड़ दिया था कुछ चीजों को about French Revolution. A topic which I have left, that is slavery. So what was slavery? Actually, you can say from 15th century 15th सेंचुरी से स्लेवरी स्टार्ट हुई थी। और स्लेवरी थी क्या? एक्चुअली सपोज करें, जस्ट इमेजिन दिस इज यूरोप, अफ्रीका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सो एक्चुअली यूरोप से यूरोपियन colonial powers, colonialist like French, Britishers and other colonial powers, इन्होंने क्या किया, एंटायर वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज बिल्डअप करना शुरू की, जिससे कि ये अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा कर सके। इंडिया भी इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, इन्होंने एशिया में भी कई कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाया, इन्होंने मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका के ज्यादातर पार्ट्स को भी इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। बट कॉलोनी बनाने के बाद वहां पे ये लोग करते क्या थे? ये लोग बेसिकली उन चीजों को वहां से कल्टीवेट करते, यू कैन से वहां से अटेन करते जो कि यूरोप में अवेलेबल नहीं थी इन गुड क्वांटिटी, या यूरोप में नहीं हो सकती थी पॉसिबली। सो इन्होंने क्या किया, यहां से यूरोप से, देखिए यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से अगेन यूरोप। सो ये ट्राइंगुलर ट्रेड स्टार्ट हो गया, ट्राइएंगुलर। एक्चुअली यूरोपियंस खुद तो जाके कल्टीवेशन परफॉर्म नहीं कर सकते थे कि ये खुद जाके वहां पे एग्रीकल्चर परफॉर्म करते। सो इन्होंने क्या किया, स्टार्ट यूरोप से ये जाने लगे अफ्रीका, अफ्रीका जाके वहां के लोकल लीडर्स, चीफ टैंक्स, कबीले के सरदार यू कैन से, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज भी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, एज अ कॉन्टिनेंट ये इतना डेवलप नहीं जितने अदर कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उनके जो हेड्स हुआ करते थे, कबीले के सरदार, उनसे ये जो प्लांटर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जो कॉलोनियल्स थे, वो यूरोप से अफ्रीका जाते, यहां से ये स्लेव्स को परचेज करते, जो कि ब्रांडेड एंड शैकल्ड, ब्रांडेड एंड शैकल्ड, लेट मी टेल यू, ब्रांडेड एंड शैकल्ड। तो ये ब्रांडेड एंड शैकल्ड स्लेव्स को परचेज करते। ये ब्रांडेड एंड शैकल्ड क्या है? ये ब्रांडेड होते हैं, इनके ऊपर स्टैंपिंग होती थी, आयरन को गर्म करके इनकी बॉडी पे स्टैंपिंग की जाती थी। इट वॉज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस, बट फिर भी ऐसा किया जाता था, जिससे कि एंश्योर हो जाता कि हाँ, ये जो स्लेव है ये बहुत ज्यादा एजाइल, फुर्तीला है एंड पावरफुल है, ही इज एबल टू डू लॉट मच वर्क देन इन कंपैरिजन विद अदर्स, ज्यादा कर सकता है काम दूसरों से। शैकल्ड होना, चेन्ड होना, शैकल्ड मींस चेन्ड होना, बीड़ियों में जकड़ा होना। सो ये ब्रांडेड और शैकल्ड स्लेव्स कहां से परचेज करते? अफ्रीका से। अफ्रीका से इनको टाइटली शिप में पैक कर दिया जाता, ठूंस के भर दिया जाता, और इनसे ही रोइंग करवाई जाती, क्योंकि तब मैकेनाइज्ड शिप नहीं थी, इनसे रोइंग करवाई जाती। एंड एज इट इज गिवन इन योर बुक, 3 months लॉन्ग जर्नी, कई बार इससे भी ज्यादा टाइम लग जाया करता था। तो 3 months लॉन्ग जर्नी है, यहां से अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट तक परफॉर्म करते। उसके बाद जाके यहाँ पे इनको यूरोपियन प्लांटर्स को, यूरोपियन मर्चेंट्स इन स्लेव्स को सोल्ड आउट कर दिया करते, इनको बेच दिया जाता, और उसके बाद फिर उनसे एग्रीकल्चर परफॉर्म करवाया जाता। इन स्लेव्स के साथ बहुत इनह्यूमन प्रैक्टिसेस भी हुई, इन्होंने कई बार रिवोल्ट भी किया, और इस रिवोल्ट का जो रिजल्ट निकला वो आई वुड से, आपने जेनोसाइड वर्ड सुना होगा। तो इनको लार्ज क्वांटिटी में इन यू कैन से ग्रुप मारा गया, इनका मैस्कर हुआ, हत्याकांड, यू कैन से कत्लेआम इन लोगों का, यहां पे, कहां पे? अमेरिका में। आज भी अगर आपसे पूछा जाए, देखिए अगर आपसे पूछा जाए
कि अमेरिका का रियल नेटिव कौन? रेड इंडियंस। रेड इंडियंस। सो आज जो अमेरिका में रियल में रह रहे हैं ये कौन है? ये यूरोपियंस है या फिर अफ्रीकन्स है? यूरोपियंस। व्हाइट्स जो है वहां पे वो यूरोपियंस हैं। वो यहां से गए क्योंकि दे वर नॉट हैप्पी विद द थिंग्स हैपनिंग इन यूरोप, तो वो यूरोप छोड़ के वो अमेरिका आ गए। एज वेल एज अफ्रीकन्स जो यहाँ पे एज स्लेव वर्क करने गए थे वो वहीं सेटल डाउन हो गए। एंड आज जो प्रेजेंट डे अमेरिका है, अभी आप देख भी रहे होंगे अमेरिका में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। उस पर्सन, आई फॉरगॉट हिम हिज नेम, क्या नाम था उनको भूल गया मैं। तो ये जो ब्लैक्स हैं ये कौन है? ये ब्लैक्स वो हैं जो अमेरिका अफ्रीका से अमेरिका पहुंचे, इसीलिए इनको अफ्रो अमेरिकन भी कहा जाता है। तो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता रहा। स्लेवरी एक इनह्यूमन प्रैक्टिस थी। एट द टाइम ऑफ जैकोबिन्स इसको बैन कर दिया गया। स्लेवरी को फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसको बैन कर दिया गया इन 1794। इन 1794 नेशनल असेंबली ने यहां पे लॉ पास करने की कोशिश की। नेशनल असेंबली ने सोचा कि जितनी भी यूरोपियन कॉलोनीज हैं जो यूरोप के अंडर में या फ्रेंच के अंडर में, सॉरी रादर देन यूरोपियन, फ्रांस के अंडर में जो कॉलोनीज, जो फ्रेंच कॉलोनीज है उनमें से स्लेवरी बैन कर दी जाए। बट यहां पे देवर इन फियर ऑफ मर्चेंट्स, बिजनेसमैन जिनका ट्रेड टोटली डिपेंड करता था स्लेव्स पे, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स थे। देखिए आपने एक्टिव सिटीजन, एवरीथिंग इज रिलेटेड, रिलेटेड विद ईच अदर, और यू कैन से कोरिलेटेड। एक्टिव सिटीजन जो थे वो कौन थे? कोई भी पर्सन अगर वोट देना चाहता फ्रांस में तो उसको 3 days वेज ऑफ अ लेबर इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पे करना पड़ता। मतलब एक मजदूर की 3 दिन की जो सैलरी है वो उसको टैक्स के फॉर्म में पे करना पड़ता अगर वो वोटर बनना चाहता। एंड अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनना चाहता तो उसको हाईएस्ट टैक्स पेयर्स के ब्रैकेट में आना पड़ता। अब ये हाईएस्ट टैक्स पेयर का ब्रैकेट क्या है आपको नहीं पता होगा, ना तो बुक में गिवन है, बट इनको 250 डेज और यू कैन से 150 डेज पेरिस या ऐसी ही बड़ी सिटीज में रहना पड़ता, या तो फिर इनको वहां पे हाउस, इनका खुद का हाउस हो, या तो फिर ये रेंटेड हाउस में रहते हो फॉर 250 डेज और 150 डेज। दीज वर द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स। तो एक्टिव सिटीजन जो थे वो टैक्स पेयर्स थे। अब टैक्स पेयर्स के बेस पे ही कंट्री चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया नहीं था। मैंने कहा ना पूरा चैप्टर इंटर रिलेटेड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो यहाँ आया नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया नहीं तो इनका टोटल इनका रेवेन्यू जो है वो किस पे डिपेंड करता था? या तो एग्रीकल्चर पे या तो ट्रेड पे। और जो ट्रेडर्स थे वो बिल्कुल रेडी नहीं थे कि स्लेवरी एंड कर दी जाए। 1794 में इन्होंने कोशिश तो की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड कंप्लीटली जो स्लेवरी अबॉलिश हुई वो 1848 में अबॉलिश हुई। स्लेवरी जो फ्रांस से अबॉलिश हुई है वो 1848 में अबॉलिश हुई। अमेरिका के नेटिव्स रेड इंडियंस, अफ्रीका के नेटिव्स नीग्रोज। जैसे अमेरिका के नेटिव्स को रेड इंडियंस कहते हैं वैसे अफ्रीका के नेटिव्स को नीग्रोस कहते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स को एबोरिजिनल्स कहते हैं। देखिए जो चीजें मुझे पता है, बेसिकली दिस इज नॉट माय स्टाइल ऑफ टीचिंग, मैं ऐसा नहीं पढ़ाता क्योंकि बच्चों के साथ कम्युनिकेट करके उनके साथ हंसना एंड काफी अच्छा एक मतलब यू कैन से तुकबंदी सी हो जाती है, एक राइम सा क्लास में आ जाता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। बट हाँ इट इज अबाउट नॉलेज, तो मैं नॉलेज तो आपको प्रोवाइड करूंगा, डेफिनेट सी बात है। एक्चुअली 1493 में, देखिए डेट्स हैं, चीजें हैं जो मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली बात। इन 1493 क्रिस्टोफर In 1493 क्रिस्टोफर कोलंबस ये निकले स्पेन से। क्या ढूंढने? स्पेन से। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया ढूंढने निकले स्पेन से, बट ड्यू टू ट्रेड विंड्स
he reached the coast of North American continent and he called it Indies. इसीलिए वहां पे आज जो आप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का नाम सुनते हैं वेस्ट इंडीज, वो इसीलिए कहा जाता है. ही वॉज क्वाइट आर्डेंट, काफी जिद्दी थे ये. इसी वजह से क्रिस्टोफर कोलंबस इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं, मैं इंडिया नहीं पहुंचा. लेकिन बाद में इनको मानना पड़ा. इसी वजह से इंडिया तो ईस्ट में है. वर्ल्ड के अगर मैप को अगर हम देखें तो इंडिया इज इन एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट में और वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में. जबकि नॉर्थ अमेरिका जो है वर्ल्ड का अगर मैप में, अगर हम मैप के व्यू में देखते हैं तो वर्ल्ड के वेस्ट में. इसीलिए जब ये यहां पहुंचे थे तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वेस्ट इंडीज के, इनको क्या कहा गया? वेस्ट इंडीज. ईस्ट इंडीज एंड वेस्ट इंडीज. इज दैट क्लियर? चलिए, इसके अलावा यहां पे नेशनल असेंबली मॉडरेशन चाहती थी फ्रांस का, मोनार्की से फ्री करना चाहती थी. बट व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ नेशनल असेंबली ओवर द लाइव्स ऑफ विमेन? देखिए, नेशनल असेंबली का इंपैक्ट विमेन के लाइफ के ऊपर क्या था? इम्पैक्ट ऑफ नेशनल असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आई वुड से, एंड कॉन्स्टिट्यूशन of 1791. Actually, women ने throughout the French Revolution equally हार्ड वर्क किया. मैन के साथ इन्होंने रेवोल्यूशन परफॉर्म किया, इन्होंने एजिटेट किया, इन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किए, इन्होंने न्यूज़पेपर्स को एडिट किया एंड ऑल दैट. मतलब इनका इक्वल पार्टिसिपेशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जब बना तो इसमें इनको पैसिव सिटीजन में रखा गया. इनको किसी भी तरह का सोशल और पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया. एज वेल एज एजुकेशन स्टेटस विमेन का बहुत लो था. क्यों लो था? क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रेंच सोसाइटी वाजंट रेडी टू गिव दिस राइट टू विमेन. ओनली जो क्लरिकल्स थे, जो क्लर्जी या नोबिलिटी थे, इन्होंने अपनी विमेन और यू कैन से वाइफ्स एंड डॉटर्स, इनको घर पे ही एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया. इसके अलावा जब यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स, स्टेट ने जब स्कूल्स ओपन किए तो जाके इनको एजुकेशन मिलना स्टार्ट हुई. बट एट द टाइम ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जैकोबिन्स के टाइम में इनको अगेन पैसिव सिटीजन इनको दर्जा दे दिया गया. आपने सांसकुलोटिस जो विदाउट नी ब्रीचेस, विदाउट मीन्स विदाउट नी ब्रीचेस. सो पहले ये यू कैन से काइंड ऑफ कैप्री, पहले के जो फ्रेंच नोबल्स थे वो नी ब्रीचेस पहना करते थे. तो सांसकुलोटस जो इनकी ड्रेस थी जैकोबिन्स की, विदाउट नी ब्रीचेस, ये लॉन्ग ट्राउजर्स पहना करते थे, स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स विद रेड कैप. रेड कैप हमेशा से आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी है. रेड कैप लिबर्टी को शो करता है, फ्रीडम को शो करता है, दैट आई एम फ्री. सो सांसकुलोटस जो इनकी मतलब जो जैकोबिन्स थे, जो इस तरह का ड्रेस पहनते थे, जो विदाउट नी ब्रीचेस अपने आप को माना करते थे, इन्होंने ड्रेस में विमेन के साथ भी यहां पे डिफरेंस दिखाया गया. यहां पे डिस्क्रिमिनेशन विमेन के साथ हुआ. विमेन रेड कैप वियर नहीं कर सकती थी, मतलब विमेन फ्री नहीं थी सोसाइटी में. जैकोबिन्स के टाइम में एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने भी विमेन को इक्वल राइट नहीं दिए. एज वेल एज विमेन को सेलिबेसी के लिए इन्होंने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने सेलिबेसी भी क्रॉस की कि नहीं, सेलिबेसी नहीं होनी चाहिए, कि वो ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकती, अगर वो नन बनना चाहती तो नहीं बन सकती. एज वेल एज उसको कन्फाइन करके रखा गया घर में. अब इसी चीज पे ओलंपिक डिगॉक्स आपके बुक में गिवन है, ओलंपिक डिगॉक्स ने वॉइस रेज की. देखिए 1791 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ऑफ सिटीजन एंड विमेन
राइट्स ऑफ सिटीजन एंड विमेन इन्होंने 1791 में अपनी तरफ से पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने ये चीज किसको एड्रेस किया, एड्रेस यानी कि बताना, संबोधित करना क्वीन को एज वेल एज नेशनल असेंबली, उन दोनों को इन्होंने ओलंपे डी गॉग्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया विमेन के लिए, वो उनको एड्रेस किया। बट इन 1793 जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रूल करने आया तो इन्होंने नेशनल कन्वेंशन के सामने इन्होंने अपने ओपोजिंग व्यूज प्रेजेंट किए कि व्हाट यू आर डूइंग, आप विमेन को सप्रेस क्यों कर रहे हो, विमेन को एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा, विमेन को इक्वल राइट्स क्यों नहीं मिल रहे, विमेन को भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, सोशल स्टेटस विमेन का रेज होना चाहिए। देन एंड देयर यहाँ पे जैकोबिन्स के रूल में पर्टिकुलरली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इनको भी गिलोटिन करवा दिया। सो फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल, जब फॉल ऑफ फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल, जब ये इंसिडेंट परफॉर्म किया गया बाय पीपल्स मिलिशिया ऑन 14 जुलाई 1789, तो उसके बाद एक मेजर चेंज आया था। वो चेंज क्या था? एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। किंग ने जो सेंसरशिप लगा रखा था, मींस अगर आप कुछ भी पब्लिश करते हो, आप कोई बुक, कोई आर्टिकल, एनी स्टेटमेंट, एनी स्लोगन अगर आप पब्लिश कर रहे हो, तो उसे पब्लिश करने से पहले आपको किंग या जो भी वहां की एडिटोरियल अथॉरिटी है किंग के अंडर में, उनसे आपको परमिशन लेनी होगी, उनको वो आर्टिकल, वो जो भी आप इंफॉर्मेशन पब्लिश करने वाले वो दिखानी होगी। अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो ही आप उसको पब्लिश कर सकते थे। दैट वाज सेंसरशिप, कंट्रोल ओवर प्रेस। आप इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं? कंट्रोल ओवर प्रेस। सो सेंसरशिप आफ्टर द फॉल ऑफ बेस्टाइल, सेंसरशिप जो था वो एबॉलिश कर दिया था किंग ने। बट उसके बाद क्योंकि किंग को पता था कि जो पब्लिक है बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है उनके रूल से, फॉर दैट, सो यहाँ पे हमारा पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। इसमें कुछ चीजें जो छूट गई हो, अगर आपको लगता है कुछ चीजें छूट गई हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, एंड प्लीज आप सभी इसको ध्यान से पढ़ें एंड फिर अपने व्यूज, आपको क्या कमी लगी या आपको लगता है कि कुछ इसमें एडिशन होना चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे बताएं। थैंक यू।